मैं सीबी सर आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आए हैं। देखिए, जैसा कि कल थोड़ा क्लास डिस्टर्ब होने के कारण से नहीं चल पाई, आज आपको जो प्रैक्टिस सेट 10 के क्वेश्चंस हैं आज हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, एलटी ग्रेड का पेपर जो हो रहा है उस लेवल की तैयारी केवल मेरे चैनल पर हो रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए और लोगों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या करें, सोनू पटेल सर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी मिक्स हो रहा है, उसके बाद चैप्टर वाइज भी शुरू हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, इसके लिए आपको कंप्लीट में करवाऊंगा पूरा सिलेबस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या कहता है, द ज्योमेट्री ऑफ ईच यूनिट ऑफ बोरिक एसिड इन लेयर स्ट्रक्चर इज। द ज्योमेट्री ऑफ ईच यूनिट इन बोरिक एसिड इन इट्स लेयर स्ट्रक्चर इज। लीनियर होगा, रेखी होगा कि ट्राइगोनल, प्लेनर होगा कि टेट्राहेड्रल होगा कि पिरामिडल होगा। तो चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोरिक एसिड है। मग्नेश जी गुड इवनिंग। चलिए बताइए, बोरिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए, जो बोरिक एसिड होता है यह हमारा लुईस एसिड होता है। कैसा एसिड होता है? लुईस एसिड होता है। और लुईस एसिड होने के कारण से जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp2 के बराबर होता है। और sp2 जो होता है, शेप जो होता है, यह ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बोरिक एसिड है उसका जो शेप होगा वह कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर जो होता है वह बोरिक एसिड का सही स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि बोरिक एसिड का आप क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और साथ में इसका जो करेक्टर होता है वह लुईस अम्ल होता है। लगता है BOH का होल थ्राइस है, ऐसा लगता है कि यह OH आयन देकर, लेकिन यह कैसा है? लुईस एसिड है। अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 का बी, अर्थात पहला ऑप्शन हुआ 1 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। NaS3, देखिए क्वेश्चन में इसका ऊपर लिख दे रहा हूं, P2 NaS3 का थ्राइस Br NO2, यहां हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा बेहतर रहेगा। प्लेटिनम NaH3 का थ्राइस Br NO2 Cl, ये कॉम्प्लेक्स हटा दीजिए। इसका आईपीएससी नामनक्लेचर क्या होगा, इसका आपको बताना है। क्या नेम होगा इसका? अगर देखा जाए तो सबसे पहले
इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो X 0, Br का -1, NO2 का -1, Cl का -1 इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 4 हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स को ब्रेक किया जाए तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, अर्थात जो आयन बन रहा है वह कार्बो कटायन बन रहा है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आईपीएससी नामनक्रेचर में सदैव नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, अर्थात अंग्रेजी जो लिगेंड्स हैं, ये जो लिगेंड्स हैं इनके नाम अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखे जाते हैं, मींस ABCD के जो क्रम में है। देखिए अमोनिया है, ए से शुरू होता है, Br B से, NO2 को N से, Cl का C, तो क्या नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले अमोनिया का लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा ट्राई एमाइन, उसके बाद ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर नाइट्रो, प्लेटिनम, फिर कितना ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4 रोमन अंक में, 4 क्लोराइड। इसका जो लिगेंड बाद में होगा, जो बाहर तरफ होगा उसका सिंपली क्या लिखा जाता है, क्लोराइड ही लिखा जाएगा। प्रीति विश्वकर्मा, गुड इवनिंग प्रीति जी। चलिए तो मिला लीजिए जरा इसका नाम, ट्राई एमाइन, ब्रोमो, ट्राइमाइन, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ट्राई एमाइन है, ब्रोमो, देखिए कौन सा सही ऑप्शन है, ब्रोमो नाइट्रो है, क्लोरो ये तो हो नहीं सकता, ट्राई एमाइन ये भी नहीं है, ब्रोमो ये भी नहीं, ट्राई एमाइन, जरा देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है सही है, ट्राई एमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, कोई क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जरा देखिए तो ट्राई एमाइन तो सब में है, ब्रोमो पहले होना चाहिए, ट्राई एमाइन, एक्चुअल सभी ऑप्शन गलत हैं, सही नाम इसका आईपीएससी ये होगा जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। ठीक, क्लियर। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि टाइपिंग मिस्टेक इस क्वेश्चन में हो गई ज्यादा। ट्राई एमाइन, ब्रोमो, अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, प्लेटिनम, तो सही नाम इसमें ये लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो करा इन द गिवन रिएक्शन C6H5CHO प्लस HCHO कंसंट्रेट NOH, तो X और Y क्या होंगे, बताइए जरा आंसर जल्दी से। बताइए आप लोग, इसका क्या प्रोडक्ट्स बनेगा, उस क्वेश्चन का हमने आंसर लिख दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का नीचे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो सही आंसर जो था वो हमने लिख दिया। बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है C6H5CHO प्लस HCHO कंसंट्रेट NOH HOH H प्लस X और Y है। दीपक पटेल कह रहे हैं कि 32 का ये ऑप्शन सही है।
सबसे पहले जानिए यह कौन सी रिएक्शन है। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। देखिए नो अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड के पास नहीं है तो यह कैनिजारो रिएक्शन होती है। कैनिजारो रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इट मीन्स ऑक्सीडेशन भी होगा और अपचयन भी होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी होगा और हमारा क्या होगा? अपचयन होगा। जब दोनों एल्डिहाइड सेम ना हो तो सच रिएक्शन इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शन। और दोनों एल्डिहाइड सेम नहीं है इसलिए इसे नाम रखा जाएगा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन ऑलवेज मीन्स हमेशा 4 उत्पाद देता है। कितने उत्पाद देता है? 4 उत्पाद देगा। लेकिन इसमें से किरण वर्मा करेंगे ये ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें से मेजर कौन सा होगा? सदैव अगर क्रॉस कैनिजारो है तो जो मुख्य उत्पाद होता है, मुख्य उत्पाद पहचानने के लिए मोर रिएक्टिव, देखिए मोर रिएक्टिव गोज टू ऑक्सीडेशन। मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड गोज टू रिडक्शन। देखिए कंसेप्ट भी सीख लीजिए। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड वही हमारा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट सॉरी ऑक्सीडेशन होगा। जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा वह गोज टू रिडक्शन होगा। रिएक्टिविटी देखा जाए दिस इज मोर रिएक्टिव और ये हमारा है कौन सा? लेस रिएक्टिव। बेंजोइहाइड जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए जो यक्स बनेगा, यक्स और वाई हो गए, वह बनेगा। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6CH5 CH2OH प्लस HCOOH बनेगा। ये हमारा मेजर होगा। कौन सा बनेगा मेजर? एल्डिहाइड, जो बेंजोइहाइड है इसका रिडक्शन होगा, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही होगा। हमेशा देखिए 4 क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, सदैव 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। किसका ऑक्सीडेशन होगा? मेजर कौन होंगे? 2 होंगे। किसका कौन मेजर बनेगा? जो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा वह हमारा ऑक्सीडेशन में जाएगा। जो लेस रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड वह हमारा कहां जाएगा? रिडक्शन में। तो ये लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है इसलिए इसका रिडक्शन होगा, ये मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है इसलिए ऑक्सीडेशन होगा। तो लिख देंगे। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए करा निम्नलिखित में से रिएक्ट विथ एनबीएस, थोड़ा सा कह रहा है कि इनमें से कौन हमारा रिएक्ट करेगा किसके साथ? एनबीएस का। ऐसा कौन सा एल्कीन है जो हमारा रिडक्शन करेगा? ओ सॉरी, कौन सा ऐसा एल्केन या एल्कीन है
जिसका हमें क्या होगा कि जो एनबीएस के साथ रिएक्शन करे, बताइए जरा कौन रिएक्शन कर सकता है? नहीं याद आ रहा? देखिए, एनबीएस जो होता है फोटोकेमिकल लाइट, यह हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, और इसकी जो क्रियाविधि होती है वह हमारी फ्री रेडिकल होती है, मीन्स मुक्त मूलक। कैसे होगी? मुक्त मूलक होता है। यह उसी किसी के साथ रिएक्ट करेगा जिसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन होगा। कहां सब्स्टिट्यूशन करेगा? एलाइलिक। अगर इसको एलाइलिक देखा जाए तो हमारा यही सी ऑप्शन है। दिस यह देखिए, इसी के पास ऐसा है, एलाइलिक हाइड्रोजन है, तो इसी के साथ यह रिएक्शन करके C6H5 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जब इसको NBS देंगे फोटोकेमिकल लाइट, तो क्या बनेगा? C6H5 CH, यहां पर Br लग जाएगा और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसा स्ट्रक्चर किसी में नहीं है, इसलिए रिएक्शन कौन करेगा? केवल फोर्थ का C रिएक्शन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन? SN1 रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग कौन सा एल्किल हैलाइड हमारा मोर रिएक्टिव होगा? बताइए जरा, S1 के अकॉर्डिंग कौन सा एल्किल हैलाइड हमारा मोर रिएक्टिव होगा? जल्दी से बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। दीपक कह रहे हैं कि 5 का डी होगा। जरा देखते हैं, चलिए। SN1 रिएक्शन जो होता है टर्सरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मेथिल होता है। ठीक। और जो इंटरमीडिएट बनता है वह हमारा कार्बो कटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बो कटायन बनता है, जो इंटरमीडिएट होगा। अब जरा देखते हैं ये कौन सा है। ये हमारा सेकेंडरी है, ये हमारा टर्सरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। ठीक। अर्थात ये और ये पॉसिबिलिटी है, दे सकते हैं। चलिए, इनका अगर इंटरमीडिएट देखा जाए, अगर इसका इंटरमीडिएट देखा जाए, देखिए दिस या रेजोनेंस शो करेगा, क्या शो करेगा? अनुनाद शो करेगा। अनुनाद शो करने के कारण से स्थिरता बढ़ जाएगी। अगर स्थिरता बढ़ जाएगी तो सबसे ज्यादा कार्बोकटायन ये स्टेबल होगा, तो सही आंसर हमारा डी ही ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि डी ऑप्शन का जो होगा इंटरमीडिएट, यह ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरिजन इसके, क्योंकि यह रेजोनेंस नहीं शो कर रहा, यह अनुनाद नहीं शो कर रहा। अनुनाद कौन शो कर रहा? डी वाला। तो डी वाले का आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following alcohol will be oxidized by
ब्रोमीन एंड KOH। बताइए जरा आंसर तो। निम्न में कौन सा एल्कोहल जो Br2 KOH के साथ रिएक्शन कर सकता है? बताइए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। नहीं क्लियर हो रहा है? इधर देखिए, Br2 प्लस KOH, यह रिएजेंट किरण वर्मा करें सी देगा। चलिए देखते हैं। Br2 KOH किसका रिएजेंट है? यह हमारा हेलो सॉरी ब्रोमो फार्म रिएक्शन का है। और हमने कहा था हेलो फार्म हो या ब्रोमो फार्म हो, चाहे जो रिएक्शन हो, अगर हेलो फार्म है तो हेलो फार्म रिएक्शन वही एल्कोहल देते हैं। हमने बताया था वही मॉलिक्यूल्स देंगे जिनमें या तो ये होगा या तो CH3 डबल बॉन्ड, यह ग्रुप जिसमें होगा वही हमारा देगा। तो यह ग्रुप देखा जाए स्ट्रक्चर किसमें है, इसमें तो है नहीं, तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। जब इसकी अपक्रिया हम CHOH के साथ कराते हैं, CH3Br2KOH, तो क्या होता है? यहां से ये कार्बन बदल जाता है COH में और ये कार्बन बदलता है हमारा CHBr3 में। तो क्या बन जाएगा? देखिए CCOOH प्लस CHBr3, अर्थात हमारा प्रोडक्ट ब्रोमो फार्म का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत बना दिया। नेम ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स दिया गया है इसका नाम क्या होगा? बताइए, जो मॉलिक्यूल्स दिया गया है इसका नाम क्या होगा? इसे कहा जाता है, ध्यान दीजिए, जब इस तरीके का होता है इसे कहा जाता है क्राउन ईथर। दीपक पटेल कह रहे हैं 6 का बी आंसर सही होगा। देखा जाए, देखिए जो पहला नंबर होता है, जो नंबर पहले लिखे जाते हैं वो परमाणुओं की संख्या कार्बन और कुल, यहाँ पर एक कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लिखा जाएगा 12। क्राउन शब्द का यूज किया जाएगा और फिर ऑक्सीजन की संख्या लिखी जाएगी। कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4, तो सही नाम होगा इसका 12 क्राउन 4, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा? 7th का बी 12 क्राउन 4। इन द गिवन रिएक्शन में यक्स क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें यक्स क्या हो सकता है? NH4 ट्वाइस SX, ZnHCl, H2SOH माइनस, सोडियम बाइसल्फाइड, CH3O माइनस। इसमें आपको बताना है क्या प्रोडक्ट हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 8 का क्या प्रोडक्ट होगा? हेलो हेलो हेलो। अरे हम क्लास में हैं। कौन? कौन बोल रहे हैं? अरे किससे बात करना है? गलत नंबर है। केमिस्ट्री भाई, बताइए जरा आंसर क्या होगा भाई? 7 दीपक पटेल। 8 नंबर बताइए आंसर। इधर देखिए, जो हमारा ये होता है जिंक HCl, ये क्या करता है, या तो NH2 ग्रुप में, NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में भी बदलता है कुछ कंडीशन में, कुछ कंडीशन में यह हमारा हाइड्रॉक्सिल NO2 ग्रुप को हाइड्रॉक्सिल एमीन ग्रुप में यह कन्वर्ट करता है। जो H2SOH माइनस है, यह भी NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करता है। और जो हमारा ये है, ये यह क्या करता है, NO2 ग्रुप को एजो बेंजीन में कन्वर्ट करता है। जो ये होता है, ये मेटा NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करता है। ये जो रिएजेंट है, यह मेटा NO2 समूह को ही NH2 में बदलता है। अर्थात कभी भी ये इस मेटा को तो कन्वर्ट करेगा, इसको NO2 में कन्वर्ट करेगा, लेकिन इस इफेक्ट पर डज नॉट इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? NH4 का होल ट्वाइस SX जो होता है, यह मेटा ग्रुप पे तो कन्वर्ट करता है, लेकिन अनदर कोई ग्रुप को कन्वर्ट नहीं करता। केवल ओनली अगर मेटा पोजीशन के NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है तो फिर NH4 SX का यूज किया जाता है। इन द गिवन रिएक्शन HBr X क्या होगा? 4 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, ए और बी। बताइए जरा भाई। नहीं याद आ रहा है? ये क्या है? एल्कीन है। एल्कीन में यदि HBr का एडिशन किया जाए तो क्या बनता है? RCH
CH Br और CH3 बनता है RCH Br CH3। ये हमारा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल है। ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। लेकिन यदि इसके साथ NO2 ग्रुप जुड़ जाए तो यदि HBr का एडिशन कराया जाए तो क्या हो जाता है? हमारा एडिशन जो होता है वह एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से। किसके? एंटी मार्कोनिक रूल्स। किसके अनुसार होगा? एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से आंसर होगा। तो एंटी मार्कोनिक रूल ये तो होगा नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सेम है, कोई नहीं होगा। अब देखिए, ये हमारा एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से एडिशन करना है तो बी आर कहां जुड़ेगा? इस डायरेक्शन में, एच इस डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? एंटी मार्कोनिक का ये COH होने के कारण से, ये COH NO2 F होने के कारण से यह सदैव बिना पराक्साइड होते हुए भी एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से एडिशन होगा, क्योंकि यह स्टेबिलिटी को घटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गटापार्चा इज सिस पॉलीआइसोप्रीन, ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीआइसोब्यूटेलिन, पॉलीएथिलीन। बताइए जरा। तो केमिस्ट्री वाले कह रहे हैं भाई 9th का बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो गटापार्चा होता है, एक रबर होता है, रबर और गटा पार्चा। ये क्या, रबर जो होता है यह हमारा, इसकी जो यूनिट होती है आइसोप्रीन होती है। किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है? आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है रबर। इसके दो फार्म होते हैं, एक सिस फार्म और एक ट्रांस फार्म होता है। किसके फार्म होते हैं? दो फार्म पाए जाते हैं, एक सिस फार्म, एक ट्रांस फार्म। सिस फार्म हमारा कहलाता है रबर और ट्रांस फार्म कहलाता है गटापार्चा। तो जो गटापार्चा है उसे ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन कहा जाता है। रबर और गटापार्चा के बीच में अंतर बस इतना होता है कि रबर जो होता है वह सिस फार्म में होता है और गटापार्चा हमारा ट्रांस फार्म में होता है। क्लियर? सिस फार्म में रहेगा तो रबर, ट्रांस फार्म में रहेगा तो गटापार्चा। गटापार्चा का उपयोग दांत में जो नसें होती हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। आप दांत के जब जाते हैं टैप लगवाने तो आपकी नस को काट करके वहां पर गटापार्चा भर दिया जाता है, और गटापार्चा जो होता है बहुत हार्ड होता है। गटापार्चा क्या होता है? हार्ड होता है, और रबर हमारा मुलायम होता है। इन द गिवन रिएक्शन ग्लूकोज प्लस थ्री फेनिल हाइड्रोजीन ओसाजोन ए बी क्या बनेगा? ग्लूकोज है, फेनिल हाइड्रोजीन है। देखिए, जब हमारा ग्लूकोज, देखिए ये ग्लूकोज है,
जब इसको हम फेनिलहाइड्राजीन देते हैं 3 मॉलिक्यूल्स, जो प्रोडक्ट बनता है वह 6,6H5NH2 और NH3। 10th का बी कह रहे हैं। देखिए क्या बनता है, ये ओसाजोन होता है, इसी का नाम है ओसाजोन। तो बाई प्रोडक्ट्स में क्या बना, एनिलीन बना और अमोनिया। बात अब सवाल इस बात का आता है कि 3 ही मॉलिक्यूल से क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच यहां पर क्या होता है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से यह स्टेबल होता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि ओसाजोन जो होता है फॉर्मेशन केवल 2 कार्बन के बीच क्यों होता है, तो उसका आंसर क्या है, हमारा हमारा आंसर यह है कि दो जब फेनिलहाइड्राजीन जब ओसाजोन बनता है तो यहां पर क्या होता है, इस H के और इसके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लगता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के कारण से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए अनदर फेनिलहाइड्राजीन ग्लूकोज के अगले कार्बन पर रिएक्ट नहीं करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, C6H5NH2 पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक में सांद्र विलयन रखने पर यह सिकुड़ जाता है, क्योंकि प्रासरण के कारण यह जल ग्रहण करता है, प्रतिलोम प्रासरण के कारण यह जल खोता है, प्रतिलोम प्रासरण के कारण यह जल खोता है, प्रासरण के द्वारा यह जल खोता है। देखिए होता क्या है, जब अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक में घोलते हैं तो प्रासरण क्रिया के द्वारा, किसके क्रिया द्वारा, प्रासरण क्रिया के द्वारा जो होता है, क्रिया के द्वारा हमारा जो क्रिया के द्वारा जल के अणु का प्रवाह नमक के सांद्र विलयन, जो प्रासरण क्रिया द्वारा जल के अणु अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रासरण के द्वारा यह जल होता है। प्रासरण के द्वारा क्या होगा, जल खो देगा, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, जल जो होंगे वह नमक की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। डी धातु आयन के लिए अष्टफलकीय क्षेत्र में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखिए अष्टफलकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है। ऑक्टाहेड्रल का अगर देखा जाए 3, 4, 5, ये 2 सेट्स में टूटते हैं, एक कहलाता है T2G और एक कहलाता है हमारा EG। एक सेट क्या कहलाता है, T2G कहलाता है, और इसके बीच की जो इसे जो कहा जाता है, इसे बायरी सेंटर कहा जाता है, और यह वैल्यू 10 या डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के बराबर। ठीक,
अब जरा देखा जाए, D4 है, D4 है, चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। चारों इलेक्ट्रॉन जो भरना शुरू करेंगे वह सबसे पहले लोअर एनर्जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तभी पॉसिबल है कॉन्फ़िगरेशन जब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज लेस देन, इसे पी को हम लोग पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? पेयरिंग एनर्जी, अर्थात P4 Eg हो जाएगा और इसमें तो जीरो हो जाएगा। कौन है? Eg कितने हो जाएंगे? जीरो हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही है, P42G। 13 का भी, 13 का भी पॉसिबल तब होता जब ये इस डायरेक्शन में होता। ठीक, चलिए एक्टिनाइड तत्व निम्नलिखित में किस कारण अनचुंबकीय प्रकृति के होते हैं? आई युग्मित 7s इलेक्ट्रॉन के कारण, या आई युग्मित 6a इलेक्ट्रॉन के कारण, या आई युग्मित 5 इलेक्ट्रॉन के कारण से, या उपरोक्त सभी। देखिए दो होते हैं, एक हमारा लेंथ नाइड होता है, दूसरा होता है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड, देखिए जो लेंथ एक्टिनाइड्स होते हैं वह 4f सीरीज के होते हैं, जो एक्टिनाइड होते हैं 5f सीरीज के। तो जो 4f है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण से? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण से कलर्स होकर अनचुंबकीय होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 5 का यफ। अभिक्रिया, एक अभिक्रिया में ए, बी एवं सी पदार्थ प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वेग निम्न अभिक्रिया का 0.4 कोटि को प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित कर रहा है? पंद्रह नंबर बताइए। कौन ऐसा है जो 0.5 की कोटि को प्रदर्शित कर रहा है? दीपक कर रहे हैं 15 का बी। देखिए जो कोटि होती है, कोटि जब भी कभी निकाला जाता है तो कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट के पावर का सम ए बी रेट लिखा जाएगा, अर्थात कोट ये दर हो गया, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। इसका जरा देखा जाए, इसका पावर 1 है, ये 1 अर्थात इसकी कोटि 3 होगी। -1, दिस वैल्यू इक्वल टू 1.5, -1 बराबर 0.5। इसकी देखा जाए, दिस वैल्यू 1.5, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4। 0.4 पूछा है तो सही आंसर, सॉरी 0.5 पूछा है तो सही आंसर बी होगा। जो रिएक्शन का रेट लिखेंगे, जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर का सम होगा, वही रिएक्शन की कोटि हो जाएगी। उत्कृष्ट गैस रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं क्योंकि एक
ये एक परमाणु की होती है, निम्न क्वथनांक वाली होती है। इनके परमाणुओं का आकार बहुत छोटा होता है। यह पूर्ण रूप से युग्मित होते हैं, अस्थायी इलेक्ट्रॉन कोष वाले होते हैं तथा इनका आयनन विभव उच्च होता है। चलिए, 16 का ऑप्शन दीपक पटेल कर रहे हैं, 16 का डी ऑप्शन सही होगा। जरा देखा जाए, जो उत्कृष्ट गैस होते हैं अगर उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए, 1s2 2s2 2p6 कहा जाए, ठीक, 3s2 3p6 होगा, 4s2 4p6 होगा। अर्थात ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से कैसे हैं, p ऑर्बिटल हमारा देखा जाए तो पूर्ण रूप से युग्मित है, ठीक। ये अस्थाई कोष भी होगा, क्या होगा, अस्थाई कोष होगा। आयनन भी उच्च होगा, आयनन ऊर्जा उच्च होगी, अर्थात आईपी भी ज्यादा होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रीति विश्वकर्मा कर रहे हैं कि डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन ही सही है। एक परमाणु होते हैं लेकिन रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने का ये कारण नहीं हो। इनके निम्न क्वथनांक, ये भी बात सही करा है, इनके परमाणुओं का आकार भी बहुत छोटा होता है, ये भी बात सही कर रहा है। लेकिन जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय है वह पूर्ण रूप से युग्मित होते हैं तथा अस्थायी इलेक्ट्रॉन कोष वाले होते हैं तथा इनका आयनन विभव उच्च होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following relation is correct for degree of hydrolysis of ammonium acetate? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H का मान पूछ रहा है। देखिए कौन सा है, ये हमारा CH3 COONH4 वाटर, CH3 COOH, ये होगा। यहां से देखिए अगर इसका हम के एच निकालें तो के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के डी। इधर देखिए अगर इसे 1000 कहा जाए तो सी एच इंटू सी एच, अर्थात के एच इज इक्वल टू सी एच इंटू सी एच। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा C1 माइनस एच होगा, C1 माइनस एच, 1 माइनस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर हो जाएगा एच इक्वल टू के एच अपॉन सी। अरे सॉरी, ये तो आयनिक फॉर्म में लिखा जाएगा, सॉरी सॉरी एक मिनट। ये अमोनियम एसीटेट जो है देखिए, एक ये आयनिक फॉर्म में जब लिखा जाएगा, देखिए इसको लिखा जा सकता है, हाँ सॉरी,
CO माइनस प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस ए 1 माइनस एच 0 0 ओ सॉरी 1 1 1 माइनस एच सी 1 माइनस एच। तो के एच बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपान सी स्क्वायर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर पूरे कैंसिल आउट, 1 माइनस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो के एच बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर या सिंपली एच बराबर अंडर रूट के एच। और के एच बराबर क्या होता है, के डब्ल्यू अपान के ए इंटू के बी, बिकॉज के एच इक्वल टू, हमने आपसे बताया था कि के डब्ल्यू होना चाहिए इसे, ठीक। क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपान के ए इंटू के बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमेशा देखिए के एच याद कर लीजिए, के डब्ल्यू ऊपर होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट सदैव वीक एसिड, जो जो वीक होगा, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, NH4OH डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। देखिए डीजी इक्वल टू, देखिए फेमस रिलेशन है VDP माइनस SDT, कोई है, डीजी इक्वल टू VDP माइनस SDT फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा। DS इक्वल टू DQ रिवर्सिबल बाई T, तो DQ रिवर्सिबल बाई TS इक्वल टू क्या होगा, DA होगा। केमिकल पोटेंशियल म्यू बराबर डेल जी और डेल एन आई एट कांस्टेंट TPNJ हो जाएगा, और DA इज इक्वल टू माइनस SDT VDP। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का 4, डी का 1। देखिए सीक्वेंस क्या होगा, 3, बी का 4, सी का 2, 1, 4 3 2 1, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डीजी इक्वल टू VDP माइनस ए का, अरे गलत हो गया भाई, गलत गलत सॉरी, गलत गलत टिक हो गया, ए का थर्ड 3 4 2 1, अर्थात पहला ही ऑप्शन तो सही है, चलिए, और टिक गलत हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट मॉलिक्यूल विथ लिस्ट सेकेंड बॉन्ड एंगल, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड इन गिवन बिलो। BF3, NF3, PF3, CL3। देखिए PF3 पर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, नो लोन पेयर, लोन पेयर ना होने के कारण से इसका क्या हो जाएगा, आपका 120 डिग्री के बराबर होगा। ए का 5 कहीं है, अर्थात देखा जाए तो इन दोनों ऑप्शन को ऐसे आप कट कर सकते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। ए का 5 NF3, देखिए NF3 है, PF3 है। जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके बॉन्ड एंगल भी घटते जाते हैं। लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घटना शुरू को होगा, और कितना घटेगा ये निर्भर करता है उनकी संरचना पर।
NH3 का जो होता है विद्युत ऋणात्मक ज्यादा होने के कारण से 103 डिग्री हो जाएगा। इस पर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा। ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन 3 2 5 sp3 डी हो जाता है 3 2 5। और जो ClF3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वह 88 डिग्री के बराबर होता है, तो इसका तो कौन सा बचेगा, PF3 का 96 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मैच करवा लीजिए। ए का 5, बी का 3, सी का 2, डी का 1। 5 3 2 1 अर्थात पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट, फिनाल associates in benzene. If X is the degree of association of phenol, then the total number of moles of particles present in equilibrium. बताइए क्या आंसर होगा। करा C6 फिनाल है C6CH5, OH पॉलीमराइज कर रहा 1/2 C6CH5 OH+। अगर T इक्वल टू 0 पर देखा जाए 1 0 बनेगा। एट टाइम T अगर ये 1 - x होगा तो कितना बनेगा x/2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम x + x (1 - x/2) हो जाएगा। क्लियर हो गया, कितना आ जाएगा 1 माइनस, अरे भाई नो, इसके 1 मोल लिए गए तो कितना बनेगा x/2 बनेगा, तो यहां से -x घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 - x/2 के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट independent of initial concentration of reactant, directly proportional to concentration of the reactant, inversely proportional of concentration of reactant, inversely proportional to the square of the। करा फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एक टी हाफ दिया गया है प्रोपोर्शनल टू a⁻0, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल a, T half proportional to 1/a, T half proportional to 1/a²। 21 का सी कह रहे हैं, देखिए फॉर nth ऑर्डर T half proportional to a⁻n-1, n बराबर कोटि है, a प्रारंभिक सांद्रता। किस ऑर्डर की रिएक्शन की बात कर रहा है, सेकेंड, दिस इज 1/a⁻2-1 प्रोपोर्शनल टू 1/a, अर्थात हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन 2a + b c द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज। आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम Kp की वैल्यू को डिटर्मिनेशन करना है, कितना होगा Kp का मान। देखिए
केपी बराबर क्या हो जाएगा जरा देखा जाए, प्रेशर ऑफ पी ए स्क्वायर, ओ सॉरी पी सी स्क्वायर अपॉन पी ए स्क्वायर इंटू, अरे स्क्वायर कहाँ लगेगा भाई, पी सी अपॉन पी ए स्क्वायर इंटू पी बी के बराबर। बाईस क्वेश्चन छूट गया है। अच्छा वो 22 जरा देख लीजिए, मैच करना है। चलिए 22 क्वेश्चन छूट गया था, देख लीजिए। पहला कर रहा है क्लेसियस क्लेपरान इक्वेशन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन है, वन हाफ इक्विलिब्रिया है, ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर है, फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर है, प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द फेज। जय प्रजापति कह रहे हैं 22 का दीपक पटेल कह रहे हैं सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। इधर जरा देखते हैं, क्लेसियस क्लेपरान इक्वेशन जो ये होता है, देखिए क्लेसियस क्लेपरान होता है एल पी टू अपान पी वन बराबर डेल्टा एच अपान 2.303 आर टी टू माइनस टी वन अपान टी वन इंटू टी टू, अर्थात टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन है। ये कहा जाएगा, ये जाएगा आपका इन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो होता है, या गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी और डेल टी एट कांस्टेंट टी। ये क्या फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर का है, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज ये हो जाएगा। नर्स इक्वेशन को सबको पता है, ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल होता है वन हाफ इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, अर्थात इसका जो होता है वन हाफ इक्वेशन डी एल एन के पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फॉर ए केमिकल रिएक्शन 2A plus B द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज किसके बराबर होगा, इन एटम्स। अब यहीं देखिए, एटम अपान एटम स्क्वायर, एटम 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 कट गया तो क्या होगा, एटम पे पावर -2 के बराबर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नीचे दिया गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा। 4 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, आपको चारों में से बताना है कौन सा स्ट्रक्चर हमारा करेक्ट होगा। बताइए जरा। देखिए
जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर होता है H2O2 खुली बुक के समान होता है, खुली किताब होता है। खुली किताब का संरचना कौन सी मिल रही है? ये तो मैच नहीं कर रही है। ये तो मैच नहीं कर रहा है। जय प्रजापति कह रहे हैं डी ऑप्शन सही होगा, एकदम सही कह रहे हैं। जो खुली बुक की संरचना होती है 94-97 डिग्री, वह हमारा डी ऑप्शन है। खुली जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना मानी गई है वह हमारी ओपन बुक जैसी संरचना मानी गई। तो सही आंसर क्या होगा? 24 का डी। हेलो, नमस्ते सर। हाँ क्लास में है सर, बस पढ़ा ले फिर बात करते हैं। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, temperature remains constant in adiabatic as well as in isothermal process. In cyclic process, delta E is equal to 0. If delta Cp of reaction is 0, then the enthalpy of the reaction does not vary with temperature. कह रहा है कि आप दीज स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? बताइए इसमें जरा। दीपक पटेल कह रहे हैं 25 का सी ऑप्शन सही होगा। देखिए चलिए चलते हैं। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होती है एज वेल आइसो, ये तो सही कह रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट, लेकिन यहाँ हीट कांस्टेंट किस में होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होती है, ना कि टेम्परेचर। अर्थात यह स्टेटमेंट्स गलत है। अर्थात जिन जिन में वन लगा है वह सभी हमारे ऑप्शन गलत है। ए भी गलत है, ए भी गलत है। इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू 0। अगर प्रोसेस हमारा साइक्लिक है तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज सदैव 0 होता है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में ई क्या है? स्टेट, ई का क्या है? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन सदैव इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात किया जाए तो डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू 0। अर्थात हमारे पास केवल दो ऑप्शन बचे, एक बी बचा, एम सी बचा। If Cp of reaction is 0, then the enthalpy of the reaction does not vary with temperature. अगर हमारा Cp रिएक्शन का 0 हो जाएगा, then the enthalpy of the reaction it does not vary with temperature. देखिए डेल्टा Cp बराबर डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा देखिए Cp बराबर क्या होगा? डेल H2 अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P, डेल H2 अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P, दिस इक्वल टू डेल्टा Cp A1 and 2। डेल H2 अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P, डेल H1
Cp इक्वल टू जीरो, इसकी बात कर रहा है, जीरो होगा। द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डज नॉट वेरी अप, ये जीरो तभी होगा जब H2 वेरी नहीं करेगा, अर्थात एंथैल्पी हमारा कांस्टेंट होगा। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, अर्थात 2 एंड 3 सही स्टेटमेंट्स हमारा होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा कि अगर देखिए द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डज नॉट वेरी, अगर ये जीरो होगा तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन अर्थात H2 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशियल सदैव जीरो के बराबर होगा, तो जीरो ही होगा। तो अर्थात थर्ड ऑप्शन भी सही है, तो 2 एंड 3 आर करेक्ट। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपको मैच कराना है कौन सी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी है। बताइए जरा आंसर। नहीं याद आ रहा है? देखिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कुछ का याद कर लीजिए। देखिए 3200 से लेकर 3600 के बीच में सभी तरह के OH, जब भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मिले आपको 3200 से 3600 के बीच में, तो वह सदैव हमारा क्या होता है? OH समूह का होता है। तो 3200 से 3600 के बीच किसका हो जाएगा? OH समूह का। 2200 से 2300 के बीच ट्रिपल बॉन्ड की, सदैव ट्रिपल बॉन्ड की होगी। और ट्रिपल बॉन्ड किसमें है? देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें है? साइनाइड की है। तो 2250 किसका जाएगा? साइनाइड का जाएगा। 1680 से लेकर 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच सभी COH समूह पर, सभी C डबल बॉन्ड O समूह। तो कौन सा हो जाएगा? 1710 इसका हो जाएगा। बचा खुचा हमारा CH3। तो 2341 अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक, 2341 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 27 करा, द pH ऑफ ए बफर इज 4.745 when 0.01 mole of NaOH is added to 1 liter of it, the pH change to 4.832, the buffer capacity is। बफर क्षमता आपसे जानना चाहता है कि इस विलयन का बफर कैपेसिटी क्या होगी, अर्थात बफर क्षमता क्या होगी, इसकी गणना करना है। बताइए जरा आंसर इसका। तो
नहीं याद आ रहा है? इधर देखिए, बफर कैपेसिटी को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां लिखेंगे मोल्स ऑफ एसिड आर बेस एडेड अपॉन चेंज ऑफ पीएच इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बताइए जरा ऑप्शन क्या होगा? वॉल्यूम, यहां पर लिखे वॉल्यूम ऑफ बफर इन लीटर। मोल्स ऑफ एसिड बेस कितना दें? देखिए कितने मोल्स ऐड कर रहा है? 0.1, तो बफर कैपेसिटी 0.1 बटे चेंज ऑफ पीएच 4.832 माइनस 4.745 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर इंटू 1। 10 2 12 5 गए 7, बचा 2, 10 2 12, 12 में 4 गए 8, यहाँ कितना बचा? 100/87 है। नहीं हो सॉरी, 2 जीरो इधर ले जाइए तो हो जाएगा कितना? तो कितना हो जाएगा भाई? अरे वो यहाँ 0.1 है, सॉरी, इसको 0.1 कर दीजिए। हाँ ठीक है, यहाँ पर 0.1 हमने 0.1 रख दिया, तो कितना हो जाएगा? दिस वैल्यू इक्वल टू 10/87, दिस वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.115 के बराबर, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An ideal gas cannot be liquefied because force operating between one molecules are negligible. Its critical temperature is always above 0 centigrade. Its molecules are relatively smaller in size. Its compressibility factor is less than 1. बताइए जरा क्या आंसर होगा? कह रहा है एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज, बताइए क्या ऑप्शन सही होगा? देखा जाए कि एन आइडियल गैस कह रहा है कि फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन वन मॉलिक्यूल्स आर निग्लिजिबल, जो उनके फोर्स ऑपरेट्स करते हैं वह हमारे निग्लिजिबल होते हैं। अगर निग्लिजिबल ना होते तो एक दूसरे में कोलाइड करके वह लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलवेज एबव 0 सेंटीग्रेड, इसका कोई मतलब नहीं। इट्स कंप्रेसिबली रेस्ट
इट्स मॉलिक्यूल आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज, कोई मतलब नहीं। इट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन 1, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं। सही आंसर क्या है? फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन वन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, जो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह नेग्लिजिबल होता है। अगर नेग्लिजिबल ना होता तो गैस सिलेंडर में जिसमें रखी जाती गैस ये आपस में कोलिजन करके बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते और इस तरीके से कोलिजन करके यह लिक्विड स्टेट में चेंज हो सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज and fructose form the same osazole when it treated with phenylhydrazine because both have a carbonyl group, both have the same molecular formula, both are hexose, both have identical except carbon 1 and carbon 2। ये कर रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज हो गया ये कह रहा है कि दोनों बोथ है सेम कार्बोनिल ग्रुप तो है नहीं, बोथ है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है लेकिन एक एल्डिहाइड होता है कीटोन, बोथ आर हेक्सोज तो है, बोथ है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्ट 1 एंड 2। 1 और 2 में हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर तो एक्सेप्शन सेम नहीं होता है बल्कि डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है? जब ये फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं 6H5 NH2 से, तो हमें देता है CH डबल बॉन्ड NH 6H5 C डबल बॉन्ड और C6H5 NH2 प्लस अमोनिया। 3 फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की चर्चा की जाती है। तो क्या बनता है? देखिए यह बनता है हमारा ओसाजोन और जो रीअरेंजमेंट होता है उसे एमाडोरी रीअरेंजमेंट, एमाडोरी रीअरेंजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इनदर CHOH से अभिक्रिया नहीं कर पाते। तो क्या होगा? बोथ है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कार्बन 1 एंड कार्बन 2। एमिनो एसिड्स आर लीस्ट वाटर सॉल्युबल एट pH 7, pH 14, pH 1 देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। बताइए जरा। दीपक पटेल कह रहे हैं 30 का डी ऑप्शन सही होगा। एमिनो एसिड आर लीस्ट स्टेबल, सबसे कम घुलनशील, सबसे कम घुलनशील आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सबसे कम घुलनशील कहां होते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर। तो कहा जाएगा
एमिनो एसिड जो होते हैं, देखिए एमिनो एसिड का एक कल्चर भी होता है कि NH2 COOH और NH2, इसे कहा जाता है सी टर्मिनल। सी टर्मिनल सदैव कहाँ लिखा जाता है? राइट हैंड साइड में। इसे कहा जाता है एन टर्मिनल। इसे कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। जो इम्यूनो एसिड्स होते हैं वह हमारा जुपिटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अर्थात CH3CO- दिस इज योर जुपिटर आयन। किसके फॉर्म में? जुपिटर आयन के फॉर्म में हमारा एग्जिस्ट करता है। तो सही आंसर क्या होगा? अब बहुत पूछ सकता है कौन से मीडियम में कौन एमिनो एसिड एग्जिस्ट करता है। यदि एसिडिक मीडियम की बात करें, एसिड मीडियम की बात करें तो इसे H+ दे दीजिए। अगर बेसिक मीडियम की बात करें तो OH-। ये एसिडिक मीडियम होगा तो ये H+ कहाँ ले जाइए, इसको जोड़ दीजिए। और H बेसिक मीडियम OH से यहाँ से H- को निकाल लीजिए। तो चलिए चलिए आप आज आपके क्वेश्चन पेपर यहीं पर खत्म हो गए। जो क्वेश्चंस हैं, वीडियो है, आप लोग शेयर अपने मित्रों को, परिचितों को लिंक को शेयर कर दिया करिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा 3 दिन क्लास 4 जो है प्रॉब्लम थी, मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, इस कारण से 3-4 दिन क्लासेज आपकी सही से नहीं चल पाई, ठीक है। लेकिन अब क्लासेज आपकी रेगुलर वे में चलेगी। वैसे मैं देखिए 1 या 2 दिन से के बाद हम रेगुलर क्लास थ्योरी की भी शुरू करने चल रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ईथर एल्कोहल ईथर पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट टाइम हमने कहा था फिनाल पढ़ाने के लिए, प्रयास करेंगे कल या परसों में जरूर आप लोग को फिनाल पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर क्वेश्चन खत्म होते हैं। देखिए अगर आपको टेलीग्राम किसी भी माध्यम से न जुड़ पा रहे हैं तो दिए गए नंबर पर आप फोन कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, एनी जिससे, नहीं तो हमने आपको अपना भी नंबर दिया है, अगर उस पर आप नहीं हो सकते हैं 1225 पर आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते, आप जो है अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का हो हम उसको जरूर शामिल कर लेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं उसको क्लासरूम में ऑनलाइन करवा दूंगा, पेपर सेट में उसको सम्मिलित कर दूंगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा है, ठीक है। तो चलिए आज यही खत्म होता है। सभी लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल पुनः हम लोग मिलेंगे नए पेपर के साथ, तब तक सभी लोगों को गुड नाइट।